प्राचीन भारत के इतिहास में आपने स्वर्ण युग या गोल्डन एज का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना? लेकिन क्या ये वाकई एक स्वर्ण युग था? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उन ऐतिहासिक अभिलेखों, सिक्कों और पुराने ग्रंथों की गहराई में उतरेंगे जो आज भी मौजूद हैं और डिकोड करेंगे गुप्त साम्राज्य के उन असली रहस्यों को जो शायद किताबों में उस तरह से नहीं बताए जाते। इस पूरे सफर में हम 4 बेहद दिलचस्प पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि इस महान राजवंश की शुरुआत कैसे हुई, फिर बात करेंगे समुद्रगुप्त के खूंखार लेकिन कलात्मक रूप की। उसके बाद हम चलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के उन नौरत्नों की तरफ जिन्होंने विज्ञान और कला को चरम पर पहुंचाया, और आखिर में जानेंगे कि एक विदेशी यात्री ने इस पूरे साम्राज्य को किस अनोखे नजरिए से देखा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी ऐतिहासिक पहेली से। आखिर ये गुप्त थे कौन और कहां से आए थे? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इनकी उत्पत्ति को लेकर इतिहासकार आज तक एकमत नहीं हैं। मतलब एक ही वंश लेकिन अलग अलग विद्वानों की बिल्कुल अलग थ्योरीज। केपी जायसवाल मानते हैं कि ये शूद्र थे, वहीं रोमिला थापर और रामशरण शर्मा जैसे दिग्गज इन्हें वैश्य बताते हैं। दूसरी तरफ हेमचंद्र राय चौधरी इन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और आरसी मजूमदार का दावा है कि ये क्षत्रिय थे। सोचिए, एक ही राजवंश की पृष्ठभूमि को लेकर इतना बड़ा कंफ्यूजन। लेकिन जब हम सीधे ऐतिहासिक सबूतों की तरफ देखते हैं तो चीजें थोड़ी साफ होने लगती हैं। रीवा से मिले स्कंदगुप्त के सूपिया अभिलेख को ही ले लीजिए। ये पत्थर पर उकेरा गया वो ठोस सबूत है जो सीधे सीधे घटोत्कच को इस राजवंश का आदि पुरुष या पहला राजा घोषित करता है। यानी बाद के गुप्त शासक अपनी वंशावली की शुरुआत यहीं से मानते थे। अब आगे बढ़ते हैं उस शख्स की तरफ जिसने इस साम्राज्य को सही मायनों में एक महाशक्ति बना दिया, समुद्रगुप्त। और सच कहूं तो इनका कैरेक्टर बहुत ही कमाल का और विरोधाभासों से भरा हुआ है। एरण अभिलेख की ये लाइन सुनिए, समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। कितनी पावरफुल लाइन है ये। मतलब अगर वो आपसे खुश हैं तो वो साक्षात धन के देवता कुबेर की तरह आप पर कृपा बरसाएंगे, लेकिन अगर आपने उनसे पंगा लिया तो फिर वो मौत के देवता यमराज से कम नहीं थे। ये उनकी उस दोहरी इमेज को दिखाता है जिससे लोग प्यार भी करते थे और खौफ भी खाते थे। और अगर आप प्रयाग प्रशस्ति पढ़ेंगे तो उसमें तो बाकायदा इन्हें बड़े बड़े टाइटल्स दिए गए हैं, जैसे सर्वराजोच्छेत्ता यानी सभी राजाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला, कविराज जो उनके अंदर के आर्टिस्ट को दिखाता है, और लिच्छवी दोहित्र जैसी उपाधियां जो उनके तगड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस को फ्लॉन्ट करती हैं। ये सब सिर्फ नाम नहीं थे, ये उनका पूरा का पूरा पॉलिटिकल और कल्चरल पोर्टफोलियो था। असल में ये टाइटल्स ऐतिहासिक रूप से इतने ज़्यादा अहम हैं कि आज की टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एग्जामिनर्स इन्हें सीधा पूछते हैं। क्योंकि अगर आपको ये उपाधियां समझ आ गई तो आपको उस वक्त की पूरी स्टेट आइडियोलॉजी समझ आ जाएगी। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि समुद्रगुप्त के खुद के गरुड़ वाले सिक्कों पर लिखा है कि वो पूरे 100 युद्धों के विजेता थे। सेंचुरी मार दी थी उन्होंने जंग के मैदान में। ये अपने आप में उनके विशाल साम्राज्य के विस्तार का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सबसे दिलचस्प ट्विस्ट तो अब आता है। 100 लड़ाइयां जीतने वाला ये खूंखार योद्धा कृष्णचरित नाम की रचना का लेखक भी था। जी हां, एक कवि। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक कट्टर हिंदू शासक होने के बावजूद उन्होंने वसुबंधु और असंग जैसे महान बौद्ध विद्वानों को अपने दरबार में जगह दी। ये दिखाता है कि वो कितने टॉलरेंट और खुले विचारों वाले इंसान थे। चलिए अब जंग के मैदान से बाहर निकलते हैं और चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के उस दौर में जिसने असल में विज्ञान और कला को एक नई ऊंचाई दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गोल्डन एज आया कैसे? इसका जवाब छुपा है राजस्थान के बयाना से मिले सिक्कों के उस विशाल खजाने में जिसे हम बयाना मुद्रा निधान कहते हैं। इतने सारे सिक्के इस बात का चीख चीख कर सबूत देते हैं कि उस वक्त इकोनॉमी एकदम बूम पर थी। और जाहिर सी बात है, जब पैसा होता है, शांति होती है, तभी तो समाज में कला और विज्ञान का विकास होता है ना? और उस विकास का लेवल क्या था, ये देखना हो तो दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ देख लीजिए। सदियों से खुले आसमान के नीचे खड़ा है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी। ये उनकी गजब की धातुकर्म यानी मेटलर्जी टेक्नोलॉजी का जीता जागता सबूत है। और साथ ही करमदंडा अभिलेख से हमें उनके शैव मंत्री शिखर स्वामी के बारे में पता चलता है, जो दिखाता है कि उनका प्रशासन कितना सुलझा हुआ और धर्म को लेकर कितना विविधतापूर्ण था। इसी बेमिसाल इकोनॉमी और शांति ने जन्म दिया इतिहास के सबसे फेमस नवरत्नों को।
चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के ये 9 अलग अलग फील्ड्स के सुपरस्टार्स थे। कालिदास की विश्व प्रसिद्ध कविताएं हों, धन्वंतरी का मेडिकल साइंस हो या फिर वराहमिहिर का एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स, ये लोग कोई साधारण दरबारी नहीं थे, ये उस समय के बौद्धिक इंजन थे। और वराहमिहिर जैसे दिग्गजों का होना इस बात का पक्का सबूत है कि ये युग सिर्फ साहित्य का नहीं बल्कि हाई लेवल साइंस और लॉजिक का भी स्वर्ण युग था। अब तक हमने वो सब देखा जो इन राजाओं ने खुद अपने बारे में लिखवाया, लेकिन क्या हो अगर हम इसे किसी ऐसे शख्स की नज़रों से देखें जो बाहर से आया हो? बिल्कुल सही समय पर चीनी यात्री फाह्यान भारत आते हैं। वो यहाँ लगभग 15 सालों तक रहे, वो भी ठीक चंद्रगुप्त द्वितीय की पावर के पीक पर। तो जाहिर है एक आई विटनेस के तौर पर उनका लिखा हर एक शब्द हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। पर यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला ट्विस्ट है। अगर आप हमारे यहाँ के पत्थरों पर लिखे अभिलेख पढ़ेंगे तो वो बस राजा की तारीफों से भरे पड़े हैं। उन्होंने किसे हराया, क्या टाइटल लिया, किसकी औलाद थे, वगैरह वगैरह। लेकिन फाह्यान की किताब में, फाह्यान में अपने पूरे यात्रा वृत्तांत में सम्राट का नाम तक नहीं लिखा, लिटरली नाम तक नहीं। इसके बजाय उनका पूरा फोकस इस बात पर था कि आम लोग कैसे रहते हैं, उनका व्यापार कैसा चल रहा है और समाज में कितनी शांति है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर उस दौर के सबसे बड़े विदेशी पर्यवेक्षक ने राजा का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझा, तो आप ही बताइए, क्या एक सच्चा स्वर्ण युग सिर्फ उन राजाओं की बपौती होता है जो अपनी तारीफें पत्थरों पर खुदवाते हैं, या फिर वो उस आम खुशहाल और वैज्ञानिक रूप से उन्नत समाज का होता है जो हर दिन उस स्वर्ण युग को असल में जीता है? सोचिएगा जरूर।